नमस्ते। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं। अगर वो थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं तो उनके लिए इनका नाम अनजाना नहीं होगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम संपत। ये हिस्टोरियन भी हैं, लेखक भी हैं, रिसर्चर भी हैं, स्कॉलर भी हैं। और जब जब कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है इतिहास को लेकर के तो अक्सर हमें सर का मार्गदर्शन मिलता है फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ। थैंक यू आयुष, थैंक यू सर, जैसे ही आपका नाम आता है तो सबसे पहले एक हिस्टोरिकल फिगर है, उनका नाम ध्यान में आता है, वीर सावरकर जी। उनके बारे में आपने 2 मोटे मोटे वॉल्यूम्स में एक बायोग्राफी लिखी है। तो आज के टाइम पे ऐसे कोई फैक्ट्स जो हम लोग नहीं जानते हैं सावरकर को लेकर के? आई थिंक पिछले कुछ सालों में उनके बारे में इतनी चर्चाएं हो गई हैं, जो प्रचार, दुष्प्रचार, अपप्रचार सब हो गए हैं कि शायद कुछ बचा ही नहीं है उनके बारे में जानने के लिए। पर आयुष जी, जो अच्छा मुझे लगता है कि ये है कि एटलीस्ट आज उनके बारे में चर्चा हो रही है। एबीपी माझा, आपके सिस्टर चैनल में खुद पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये शायद 1960-70 की बात होगी कि वो एक जो लता मंगेशकर जी के भाई हैं, तो वो ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रहे थे। तो सावरकर जी एक प्रखर वक्ता भी थे और बहुत ही एक सेंसिटिव कवि भी थे। तो उनकी बहुत सारी जो कविताएं हैं मराठी में हैं, जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहम यशोयुताम वंदे, और फिर एक ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तड़मड़ला। तो इन सारी कविताओं को इन्होंने मंगेशकर साहब ने श्रुतिबद्ध किया, उसको ट्यून किया, और सारे जो बहनें थी, लता जी, आशा जी, ये सब उन्होंने गाया और उसको रिकॉर्ड किया। तो इस क्राइम के लिए उनको एक शो कॉज नोटिस आता है ऑल इंडिया रेडियो से कि आपने ये क्यों चुना। तो उन्होंने कहा अच्छी कविता है, बहुत प्रखर अच्छे कवि हैं, तो ये रीज़न इनफ टू चूज़। तो उस क्राइम के लिए उनको ही वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज जॉब। वो अपने नौकरी भी गवा बैठे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सावरकर जी की कविता चुन के उसको श्रुतिबद्ध करके उनकी बहनों ने गाया। तो आज हम बोलते हैं असहिष्णुता वगैरह। आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति को कितना एक पर्सोना नॉन ग्रेटा जो बोलते हैं कि उनके बारे में छोड़िए लिखना, पढ़ना, बात करना, उनकी कविताएं भी चुनना एक अपराध है जिसकी बहुत बड़ी कीमत कई लोगों ने चुकाया। तो सर ऐसा है क्यों? मतलब किसी एक हिस्टोरिकल फिगर को लेकर के ऐसी विचारधारा, आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते। अगर आप उनका नाम लेते हैं, उनको कोट करते हैं, तो आपकी एक पर्सनालिटी बना दी जाती है, आपकी एक इमेज बना दी जाती है सर्टेन विचारधारा के लिए। ऐसा क्यों है? हाँ, मुझे भी उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती रहती है, क्योंकि मुझे एक ढांचे में लोग ढाल लेते हैं कि ये ऐसा है, इस विचारधारा का है, संघ का है, जबकि ना तो मैं संघ परिवार से मेरा कोई रिश्ता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। तो पर सावरकर जी जो थे वो अपने ज़माने में भी आई थिंक वो इतने पॉपुलर तो थे नहीं, क्योंकि ही वॉज फार अहेड ऑफ हिज टाइम्स। जो आप सोचिए 1920-30 के इस दशक में रत्नागिरी में जब वो नज़रबंद थे 13 साल, तब वो बोल रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह और सहभोजन, जहाँ महाराष्ट्र के ब्राह्मण जो चित्पावन और देशस्थ वो एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, ये रत्नागिरी में देश का सबसे पहला एक कैफ़े जहाँ सारे जातियों के लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं, ऐसा उन्होंने शुरू किया था। पतित पावन मंदिर रत्नागिरी में 1931 में, जहाँ सभी समुदायों के लोग सिर्फ हिंदू होने के परिभाषा से वहाँ जाएं, और जो जाति के श्रृंखला में जो तथाकथित सबसे निचली जाति के लोग हैं, उनको वहाँ पुरोहित बनाया जाता था ताकि वो ब्राह्मण भी जाके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेता। तो लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको? हाँ, इसलिए ऑब्वियसली जो समाज था, आज भी अगर वो करें तो इतना कोलाहल समाज में पैदा हो सकता है। आप सोचिए 1930 और 30 के दशक में अगर कोई ऐसी बात करे कि जाति का पूरे तरह से निर्मूलन होना चाहिए, आपका आइडेंटिटी, आपकी परिभाषा सिर्फ एक हिंदू के तौर पे होना चाहिए। तो हिंदुत्व जो अभी सब लोग अलग अलग परिभाषाओं में उसको ढालते रहते हैं, उसका वो पहले ही एक वो शब्द था बंगाल में, पर उसको एक वेल डिफाइंड एक प्रस्तुति जो सावरकर ने किया, और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती आ रही है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उन्होंने उठाया, इन सब के चलते उनके जीते जी भी उन पे बहुत सारे आरोप लगे। उनको ये विडंबना ये है आयुष जी कि जो व्यक्ति
अपने पूरे जीवन सामाजिक अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ता रहा, वो राजनीतिक अस्पृश्य है जिसके बारे में बात नहीं हो सकती, जिसको छू भी नहीं सकते हम। तो आज उनके बारे में एटलीस्ट जिज्ञासा बढ़ी है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आप और हम बैठ के उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मूवीज़ भी बन रही हैं। हाँ, मूवीज़ बन रही हैं, बहुत चीज़ें बन रही हैं, जो अच्छी बात है। आप उनसे सहमत हों असहमत हों वो अलग है। मेरा भी, मैं हर जगह पे यही कहता हूँ कि मैं कोई आपको अपने विचार से कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आपको तथ्य, एक इतिहासकार का काम ही है तथ्यों को पाठकों के सामने रखना। उसके बेसिस पे आप अपना खुद का निष्कर्ष निकालिए कि आप इस व्यक्ति को, इनके व्यक्तित्व को या इनके नेतृत्व को किस ढांचे में डालना चाहें। तो आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, किसी से घृणा कर सकते हैं, पर आइदर ऑफ इट, लव और हेट्रेड, इट शुड बी इन्फॉर्म्ड। ये बेस्ड ऑन तथ्यों के आधार पे आप किसी को निंदा भी करें तो ठीक है। तो वो अगर न हो के रेटोरिकल हो, राजनीति से प्रेरित हो, क्योंकि आज जो इवन कांग्रेस पार्टी जो उनको खदेड़ती रहती है, उनके खुद की नेता जो हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जो सबसे शक्तिशाली, वन ऑफ द पॉपुलर एंड पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स, जब सावरकर जी की मृत्यु हुई थी, उन्होंने बहुत ही एक प्रशंसनात्मक एक ऑबिचुरी उनके लिए लिखा कि हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इन द फ्रीडम स्ट्रगल इज़ अ सेपरेट chapter in the annals of history. His daring, courage, patriotism, all of this constitutes a different episode. इंदिरा गांधी जी बहुत ही एक she was a very consummate leader. ऐसे ही अतिशयोक्ति के लिए किसी की प्रशंसा नहीं करती। और जब इनकी शताब्दी आई 1983 में, तो उन्होंने अपने पैसे से उनकी एक स्मारक के लिए पैसा दिया। उन पे फिल्म बना, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से, और एक स्टैम्प भी निकला उनके ऑनर में। तो अगर इंदिरा जी को पता नहीं था कि ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, ये गांधी के हत्यारे हैं, ऐसे व्यक्ति को वो क्यों सम्मानित करती? तो वही बात है कि आज भी महाराष्ट्र में आप देखें तो वहाँ सभी पक्षों में एक श्रेणी बन जाती है, छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर लोकमान्य तिलक, और उसी श्रेणी में सावरकर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन के कृत्य, जिनके बलिदान, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसके बतौर वो प्रेरणा स्वरूप और श्रद्धा के लायक बन जाते हैं। पर उनको आज की एक गंदी राजनीति में खींच के लेके आना, उन पर टीका टिप्पणी करना। आज हम एयर कंडीशन कमरे में बैठ के किसी को सर्टिफिकेट देंगे कि ये देशद्रोही है, ये किसी का पिट्ठू है, जबकि उस व्यक्ति ने, उसके पूरे परिवार ने इतना बलिदान किया, उसकी कीमत चुकाई, बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अच्छा सर, जैसे भी आप बता रहे थे कि इंदिरा गांधी ने उनके मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा ओबिचुरी लिखा था, लेकिन वहीं एक कांग्रेस लीडर इस तरह का सम्मान देते हैं, वहीं दूसरे कांग्रेस लीडर काला पानी के वहाँ पे जो एक प्लेक लगा हुआ था जिसमें बताया गया था कि यहाँ वीर सावरकर जी ने अपने सज़ा का कुछ समय जो है वो यहाँ पर गुजारा, और जब सरकार बदलती है, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है, तो उस पत्थर को हटा करके फेंक दिया जाता है। जी। तो क्या अचानक से कांग्रेस की विचारधारा में शिफ्ट आ गया? नहीं, शायद मुझे लगता है, ये मेरा आंकलन है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, शायद 70, 80, 90 के दशक में जो तथाकथित राइट विंग पॉलिटिक्स है, जनसंघ ऑलमोस्ट उसके आखिरी छोर पे था, भारतीय जनता पार्टी अभी 1980 में उसका आविर्भाव हुआ, 2 सांसद थे, तो ऐसे में सावरकर, जिनको कांग्रेस और बाकी जो वामपंथ है उनको वो समझते हैं कि सावरकर आज के भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पूर्वज हैं, आइडियोलॉजिकल एंसेस्टर। तो जब पार्टी उतना स्ट्रांग नहीं है, सर बीजेपी की बहुत सारी विचारधारा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सावरकर थोड़ा सा उनके खिलाफ थे। आप गाय को लेकर के देख लीजिए, एक मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप बता रहे थे कि गाय को लेकर के ऐसे विचार रखते थे सावरकर कि आज के लोग अगर सुनेंगे तो शायद बवाल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए एक चीज़ ये है कि सावरकर कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिस्सा ही नहीं थे। वो भी हम समानांतर रूप से देखते हैं कि राइट विंग मतलब आरएसएस, संघ परिवार, उसमें सावरकर उसके पूर्वज। तो आज के राजनीतिक पार्टी हो या संघ पे हमको तंज कसने हो तो पूर्वज पे आप हमला करें, तो वही हो रहा है। तो उस ज़माने में शायद वो उदारवादिता थी इंदिरा जी के मन में या बाकी कांग्रेस के मन में, क्योंकि ये इतनी बड़ी चुनौती के रूप में नहीं उभरे थे। जब अटल जी की सरकार आई 1998 में,
उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में जब गांधी जी के बिल्कुल फोटो, सामने जी। इनके भी तैलचित्र लगाए, और फिर पोर्ट ब्लेयर में जो आपने बोला राम नाईक साहब ने वहाँ पे प्लाक लगाया, तब सावरकर बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस में आ गए थे। तो उस पहली बार एक भाजपा प्रेरित या उनसे लीड की हुई सरकार आई, तब शायद कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल बदली कि अब वी कैन नॉट बी सो अकोमोडेटिव, इतनी उदारवादिता इनको दिखानी नहीं चाहिए। और तब से बहुत सारी ये जो माफ़ी पत्र जिनको बोला जाता है, जो याचिकाएं हैं जो बहुत सारे लोगों ने भेजे थे उस ज़माने में, जो क्रांतिकारी लोग थे जो पोर्ट ब्लेयर में नज़रबंद थे, तो उन सबको कुरेदा गया। उन सब के बारे में इतनी सारे 2004 के बाद ही बहुत सारी ये किताबें आने लगी जो इनकी अपमान और मानहानि करने की बात शुरू हुई। तो पॉलिटिकल फुटबॉल जब कोई ऐतिहासिक पात्र बन जाता है, सावरकर हो, अब औरंगज़ेब, टिप्पू सुल्तान, ये सारे लोग, तो आई थिंक इसकी सबसे खामियाजी जो भुगतना पड़ता है वो इतिहास को है, और इतिहास के को समझने के तरीके से पड़ता है। सर चलते चलते, क्योंकि सावरकर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम अगर घंटों बात करें जी तो भी समय कम रहेगा। चलते चलते बताइए, हम लोगों ने ऊपर भी आपको सुना था और उस समय ये शायद क्वेश्चन हमारे डिजिटल व्यूअर्स के लिए जी कि महात्मा गांधी वर्सेस सावरकर की डिबेट होती है। हाँ, सावरकर को वीर कहने पर बवाल मचता है और महात्मा गांधी के लिए महात्मा लगाने पर बवाल मचता है। तो ये बवाल कहाँ तक सही है? ये सब उपाधियां हैं जो देना चाहे दे सकते हैं। मैं दोनों को सावरकर और गांधी बुलाता हूँ। मैं इनको भी कोई उपाधि नहीं देता हूँ, उनको भी कोई उपाधि नहीं देता हूँ। मेरे देने या ना देने से उनके महत्व कोई कम नहीं हो जाता। वो जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, वो सही है। पर मुझे लगता है ये दोनों पक्षों का, या आप लेफ़्ट विंग, राइट विंग, जो भी आप बोलें, स्वतंत्रता के लिए जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया, वो कांग्रेस के भी नेता हों या फिर हिंदू महासभा के हों, जो भी हों, उनको आज की राजनीति में उतार के उन पे ऐसी ऊंची टिप्पणियां करना मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है। अभी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पे टिप्पणी की कि आप ऐसे ओछी तरीके से छिछोरापन के भाषण नहीं दे सकते। नेहरू जी के बारे में भी जो राइट विंग लोग हैं उन पे बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि सबका एक विजन, जो उद्देश्य था, वो ये था कि देश आज़ाद हो। कोई ये नहीं चाहता था कि देश गुलाम बना रहे, पर उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते अलग थे। सशस्त्र क्रांति जो सावरकर जी हों या सुभाष चंद्र बोस जी हों, ये सारे लोग उसका खिलाफत उसका ये करते थे, प्रोपगेट। और जो अहिंसात्मक आंदोलन जो गांधी जी और बाकी कांग्रेस के नेता करते थे, तो ये दोनों दो अलग धाराएं थी अपने स्वतंत्रता संग्राम के, और दोनों को उनकी जगह पे मान सम्मान, और उन सारे जो शीर्षस्थ नेता थे दोनों धाराओं के, उनके प्रति हमें आदर दिखाना चाहिए। 75 ईयर्स के बाद इन सब लोगों के बलिदान के बदौलत ही हम आज एक स्वतंत्र देश में जी पा रहे हैं। अच्छा सर, मतलब खुल बात का जमा ये है कि इतिहास को इतिहास की नज़र से देखें, उसको आज के पैमाने पे अगर हम तौलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मतभेद क्रिएट कर दें। बिल्कुल, इतिहास जो शब्द ही है, संस्कृत का शब्द है, जिसको अनुवाद हम करें तो ये आता है कि ये ऐसे हुआ था, इट दस हैपेंड। तो एक इतिहासकार का काम जो है वो एक जज का काम नहीं है कि मैं सर्टिफिकेट दे दूं कि ये ऐसा है। आप आंकलन कर सकते हैं किसी के चरित्र का, किसी के नेतृत्व में। हर एक नेता के अच्छे पक्ष भी होंगे, कुछ खामियां भी होंगी, ग्रे एरिया, हाँ, ग्रे एरिया भी होगा बीच का। तो ये सारे चीज़ों को पाठकों के, देश के सामने रखने का काम एक इतिहासकार करता है। आज रेट्रोफिटिंग करना, कि आज की राजनीति के लिए रेट्रोफिटिंग करना, या फिर आज बैठ के आज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन यार्डस्टिक्स से हम उस ज़माने के लोगों को उस पैमाने पे कसें या कसौटी पे कसें, वो गलत है। इतिहास को जिस तरह से है, सोर्सेस, तथ्यों के आधार पे, न कि रेटोरिक के आधार पे, न कि राजनीति और ओछी जो है पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता के लिए अगर हम इतिहास को यूज़ करें तो उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, बहुत बड़ी छेड़खानी देश की कहानी पे होगी। और ये सिर्फ एक इतिहास, एक विषय, सिर्फ एक जो रट्टा मार के हम लोग स्कूल से जिसका पीछा छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, ये नहीं है। ये एक दर्पण है, एक मिरर है, जहाँ हम अपने आप को एक सभ्यता के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे, एक जनसमूह के तौर पे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए दर्पण टूटा हुआ है, जिस तरह आपका चेहरा उसमें विकृत नज़र आएगा, इसी तरह विकृत इतिहास को पढ़ के एक पूरे राष्ट्र का जो चेहरा है वो उसमें विकृत नज़र आएगा। सर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही आपने, लेकिन हमारे पास समय जो है थोड़ा सा लिमिटेड है और आपसे बातें बहुत सारी करनी है, तो मिलते हैं आपसे कभी दोबारा स्टूडियो में। वैसे हमारे व्यूअर्स को ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरी करनी हो तो वो भी बताइएगा, हम सर से बात करके उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। अब सर जो है हमारे साथ आगे तक जुड़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आयुष जी, थैंक यू।